जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का फोर्स परिवार में। मैं रजदांगी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का पुनः एक बार हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो हिंदी साहित्यिक काल हमारा चल रहा था, हिंदी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग अध्ययन कर रहे थे, उसी कार्यक्रम को हम लोग आज यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान और हिंदी कि जो भारतीय संविधान है उस संविधान में हिंदी के संदर्भ में कौन कौन से आर्टिकल्स लिखे गए हैं और उनमें किस प्रकार का प्रावधान किया गया है। साथ में भारतीय संविधान में टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, भाग कितने हैं और अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं। भारत को राजभाषा का दर्जा का भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया और इसको कब जारी किया गया या कब लागू किया गया। साथ में भारत में राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया, साथ में समिति का गठन कब किया गया। इन सभी पहलुओं के संदर्भ में आज का जो लेक्चर रहेगा वो विशेष रहेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस सत्र की। तो टॉपिक का नाम हमारा चल रहा है हिंदी भाषा का विकास, और इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे क्या, भारतीय संविधान और राजभाषा, साथ में क्या भाषा। ये आज का अपना क्या रहेगा, मुख्य टॉपिक रहेगा। इसके इर्द गिर्द हमारा क्या होगा, पूरा कंप्लीट लेक्चर रहेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो भारतीय संविधान है, आप सभी जानते होंगे कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत को क्या प्राप्त हुई, स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और उसके बाद में संविधान बनाने का कार्यक्रम आरंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 की बात है। इस दिन संविधान बनकर के तैयार हुआ। संविधान बनकर तैयार हुआ, इसलिए हम लोग 26 नवंबर का जो दिन होता है उसको विधि दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसके तत्पश्चात हम लोग जाते हैं तो 26 जनवरी 1950 की बात है। भारतीय संविधान क्या होता है, लागू कर दिया जाता है। अब लागू हो जाता तो हमारे सामने मसला ये था कि इस दिन से राजभाषा को लागू होना था, लेकिन इस दिन राजभाषा के रूप में जो हिंदी थी, इस हिंदी को लागू नहीं किया गया, बल्कि राजभाषा के रूप में हिंदी को जो लागू किया गया, और ये लागू कब किया गया, तो 26 जून 1965 की बात है। ये बात आपको विशेष तौर पर याद रखना है। भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में जो लागू किया गया वो कब की बात है, 26 जून 1965 की बात है। इस दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में भारत में लागू किया गया। फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक क्या होता है, प्रथम सम्मेलन होता है। 10 तारीख की बात है 10 जनवरी को, और 10 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रथम 10 जनवरी की बात है, 10 से 12 के समथिंग प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन होता है। इसलिए 10 तारीख को हम लोग विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 11 से 14 सितंबर की बात है।
11 से 14 सितंबर 1949 की बात है, 1949 की बात है। इस समय भारतीय संविधान का जो गठन चल रहा था, उसी में हिंदी भाषा को लेकर के या भाषा को लेकर के एक मसला चल रहा था कि हम लोग पूर्वी हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान करें या पश्चिम हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान करें या खड़ी बोली को राजभाषा का दर्जा प्रदान करें। इन मसलों को लेकर के ये बैठक चली थी 11 से 14 सितंबर 1949 में, और 14 सितंबर को ये फैसला लिया गया था कि हिंदी जो होगा, हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। और ये घोषणा कब की गई थी? 14 सितंबर को की गई थी। इसलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जब देश आज़ाद हो चुका था, भारत का संविधान बन रहा था, और उस बीच में कुछ भाषा जो विज्ञ थे उनके बीच में आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा था। कुछ लोगों का मानना था कि पूर्वी हिंदी भारत की राजभाषा बनना चाहिए, कुछ लोगों का मानना था कि पश्चिम हिंदी भारत की राजभाषा बनना चाहिए। दक्षिण राज्य के जो लोग थे, ये फिर हम लोग कहेंगे भाषा विज्ञ थे, उनका मानना था कि अंग्रेजी ही रहना चाहिए। ऐसा भारत में भाषा संबंधी विवाद तात्कालिक समय में चल रहा था। इसको सुलझाने के लिए मुंशी साहब की अध्यक्षता में एक सूत्र लाया गया, जिसको मुंशी आयंगर सूत्र कहा जाता है। और मुंशी आयंगर सूत्र क्या था? ये जो सूत्र था भाषा संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए था। भाषा संबंधी विवाद जो था, विवाद को क्या करने के लिए? सुलझाने के लिए लाया गया था। अब क्या इन्होंने क्या सूत्र दिया? इन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 से राजभाषा के रूप में हिंदी को लागू नहीं किया जा सकता। हिंदी को लागू नहीं किया जा सकता। तो फिर लोगों ने पूछा कि कब लागू किया जाएगा? तो इन्होंने कहा इसके लिए 15 वर्ष का समय, 15 वर्षों के बाद। ये 15 वर्ष कौन से थे? जब संविधान लागू हुआ था, उस संविधान लागू होने के 15 साल बाद का समय निर्धारित किया गया। 15 वर्षों के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है कि मुंशी आयंगर सूत्र की जो प्रथम सूत्र था, उन्होंने क्या दिया था कि 1950 से भारत का संविधान लागू होना था और कायदे से तो इसी दिन से भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को लागू किया जाना था। लेकिन तात्कालिक रूप में आपस में लोगों का मतभेद चल रहा था। उस मतभेद को सुलझाने के लिए, ताकि सब लोग शांत हो जाएं और मौका पाकर के फिर हम लोग 15 साल के बाद में क्या कर देंगे, हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू कर देंगे। या फिर इनका ऐसा वक्तव्य भी होगा या फिर इनकी ऐसी सोच होगी या इनका ऐसा नज़रिया होगा कि जो भारत का संविधान था,
जब बना था तो इसमें लगभग 250 आर्टिकल, पुराना जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उस अधिनियम से हुबहू लगभग 250 आर्टिकल ले लिए गए थे। और भारत में जो कानून थे वह कानून अंग्रेज़ों के बनाए कानून ही थे। आप लोग चाहे आईपीसी की बात कर लो, जो भी हमारे भारत में एक्ट हो गए वो एक्ट लगभग अंग्रेज़ों के समय में भारत में बनाए गए थे। और उन्हीं एक्ट के तहत भारत में आज भी वर्तमान में कार्यवाहियाँ होती हैं। वो एक्ट आपको यथावत उसी भाषा में आपको देखने को मिलेंगे, बोले तो अंग्रेजी भाषा में। तो इन्होंने सोचा कि इतने जो एक्ट है या जो संविधान है इसको हिंदी में लागू करना और घर घर तक इस भाषा में पहुंचाना इतना जल्दी में संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन्होंने सोचा होगा कि 15 वर्ष का समय ठीक ठाक पीरियड रहेगा। इस बीच में हम लोग अभी स्वतंत्र हुए, स्वतंत्रता के बाद में भारत की जो भूखमरी की दशा है इससे भी हम लोग निपट लेंगे, या हमारी जो तात्कालिक समस्या है इन समस्याओं से भी निपट लेंगे और एक अच्छा माहौल हम लोग भारत में तैयार कर लेंगे, तब हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू किया जाएगा, ऐसा इनका मानना होगा। दूसरी हम लोग बात करेंगे, इन्होंने दूसरा जो सूत्र दिया था इसमें ये कहा गया हिंदी जो होगी, हिंदी भारत के राजभाषा होगी, ना कि राष्ट्रभाषा। ये बड़ा दिलचस्प मामला था। इन्होंने बहुत सख्ती के साथ में ये बात कह दी कि जो हिंदी आप लागू करने वाले हो वो राजभाषा के रूप में लागू होगी। आप लोग को ये ना सोचें कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी से भारत की राजभाषा होगी, ऐसा कथन इनके द्वारा अपने सूत्र में कहा गया। ये क्यों कहा गया था? क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान को देखते हैं तो हिंदुस्तान में कोई एक भाषा का जिक्र नहीं मिलता है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन कहते कि भारत में 179 भाषाओं का प्रयोग होता है। कितनी भाषाओं का? 179 भाषाओं का प्रयोग होता है। और भारत अलग अलग संस्कृति, अलग अलग वेशभूषा और अलग अलग भाषा का देश है और सभी का भारत है, कोई एक का भारत नहीं है। तो इन्होंने कहा कि सबका सम्मान करना चाहिए, ऐसा इनका मानना होगा। लेकिन यही इनकी भूल थी। अगर 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, 50 में जब देश में संविधान लागू हुआ तो सख्ती के साथ भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को लागू करना था। उस समय जो भी होता उससे भी निपटा जाता, वो समय भी निकल जाता। लेकिन आज वर्तमान में युवा पीढ़ी के समक्ष और भारत के जनमानस के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही है कि हम लोग अंग्रेजी में अध्ययन कार्य करें या हिंदी में अध्ययन कार्य करें, या हिंदी में अध्यापन करें या अंग्रेजी में अध्यापन करें, या क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन या अध्यापन का कार्य करें। बच्चा अपना जो जीवन होता है, बहुमूल्य जीवन होता है, उसमें 10 से 15 साल सिर्फ एक अन्य भाषा जो अजनबी भाषा है, जो हमारी पैतृक भाषा नहीं है, जो हमारे आसपास के माहौल या हमारे आसपास के परवरिश या परिवेश की भाषा नहीं है, उस भाषा को सीखने में बच्चा या व्यक्ति अपना जीवन खपत कर देता है और जिससे कुछ नहीं मिलता है, जिससे कुछ नहीं मिलता है। इसलिए भारत आज शिक्षा के सेक्टर में या फिर अन्य क्षेत्रों में जो पिछड़ा है उसका कारण एक ये भी है कि भारत के तात्कालिक समय में जो लोग थे, भाषाविज्ञ थे, उन्होंने दूर का नहीं सोचा और उन्होंने भारत में त्रिभाषा सूत्र, द्विभाषी स्थिति और राजभाषा की स्थिति उत्पन्न कर दी। भारत में उस समय जरूरत थी क्या? राष्ट्रभाषा की। जैसे प्राचीन भारत की हम लोग बात करते तो प्राचीन भारत में राष्ट्रभाषा थी संस्कृत, तो विदेश के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे। आप लोग चाहे भूटान की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, अलग अलग विश्व के लोग भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आते थे। आज स्थिति अलग हो गई है। भारत के लोग विदेश में जाते हैं पढ़ने के लिए। क्या भारत में बौद्धिकता, सांस्कृतिक या फिर हम लोग ऐतिहासिकता
या इनका क्या पतन हो गया, क्या इनकी कमी है क्या? हम लोगों को इस बारे में ज़रूर झांकना चाहिए और सोचना चाहिए। भारत की सरकार को भी इस संदर्भ में सोचना चाहिए, भारत के जनमानस को भी इसके संदर्भ में सोचना चाहिए। अभी भी वक्त नहीं निकला है, अभी भी हम लोग भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को लागू कर सकते हैं। तो हम लोग 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और भारत में अलग अलग भाषा को मानने वाले लोग थे, तो सभी लोगों को समझाना, सभी के मन को सुलह, सभी के मन से सुलह करना, ताकि भारत में अंतर कलह का भाव जागृत ना उत्पन्न ना हो। इसलिए हो सकता हो कि इस समय तात्कालिक राजनीतिक लोगों को ऐसा लगा हो कि भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को लागू कर दिया जाए। अब जो भी उनके मन में रहा होगा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत का संविधान लागू हो जाता है। लागू होने के साथ में भारतीय संविधान की हम लोग बात करते हैं। यदि हम लोग भारतीय संविधान की बात करते हैं तो इसमें जो भाग का हम लोग जिक्र करते हैं, तो भाग आपको टोटल जो भाग मिलेंगे 22 भाग मिलेंगे। भारतीय संविधान में कितने भाग मिलेंगे? 22 भाग मिलेंगे। और अनुच्छेद की हम लोग बात करते हैं, अनुच्छेद कितने मिलेंगे? तो अनुच्छेद 395 395 मूल अनुच्छेद मिलेंगे। जो 22 भाग है ये 395 अनुच्छेदों में वर्गीकृत हैं। और यदि अनुसूची की बात की जाती है तो अनुसूचियाँ टोटल आपको 12 अनुसूचियाँ मिलेगी। कितनी मिलेगी? 12 अनुसूचियाँ देखने को मिलेगी। अब यदि हम लोग इनमें से बात करते हैं, जो भाग है, इस भाग टोटल भाग 22 में से कौन सा भाग ऐसा है जहाँ राजभाषा या भाषा के संबंध में जिक्र है? तो हम लोग बात करेंगे भाग 17। भाग 17 राजभाषा के संबंध में और भाषा के संबंध में आपको विशेष प्रावधान का जिक्र करवाता है। अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद की हम लोग बात करेंगे, आर्टिकल 343 की बात करते हैं और 351 तक का जो आर्टिकल्स है ये आर्टिकल भाग 17 के संदर्भ में है। तो भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेके तो 351 तक के जो अनुच्छेद है, इन अनुच्छेदों में भाषा के संबंध में आपको जिक्र मिलेगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं पृथक संबंधी जो अनुच्छेद है वह है कौन सा? 120 और 210। इनमें पृथक भाषा संबंधी उपबंध देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पृथक भाषा संबंधी उपबंध कहां मिलेंगे आपको? अनुच्छेद 120 में और अनुच्छेद 210 में। आगे बढ़ेंगे अनुसूची, तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं, उसमें 8वीं जो अनुसूची है उस अनुसूची में टोटल प्रारंभ में 14 भाषाओं का जिक्र आपको देखने को मिलेगा और वर्तमान में 22 भाषाओं का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। तो 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी विशेष प्रावधान यहाँ पर भी किया गया है। तो इतना खाका आपको ज्ञात रखना है कि भारतीय संविधान और हिंदी भाषा या फिर हम लोग कहेंगे भाषा संबंधी प्रावधान कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो आपको एक बार पुनः मैं अभ्यस्त करवाता हूँ कि भाग टोटल 22 है, जिसमें भाग 17 राजभाषा के संदर्भ में है। अनुच्छेद 395 टोटल है, जिसमें से 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में या भाग 17 के संदर्भ में संदर्भित है। और अनुच्छेद 120 और 210 पृथक संबंधी भाषा संबंधी उपबंध का जिक्र यहाँ पर किया जाता है। और जो टोटल 12 अनुसूचियाँ उसमें से 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं के संदर्भ में है। आरंभ में इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन तात्कालिक ज़रूरतों के अनुसार इसमें समय समय पर 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन हुआ और वर्तमान में टोटल 22 भाषाओं का जिक्र आपको 8वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ना चाहेंगे और एक एक भाग के बारे में और एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे।
तो इनको आपको फटाफट है ना अपनी कॉपी में क्या करते जाना है, नोट करते जाना है। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 क्या कहता है? अनुच्छेद 120 कहता है कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा, इनका जिक्र आपने देखा होगा। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 120 के बारे में। अनुच्छेद 120 क्या कहता है कि भारतीय संसद के दो प्रमुख क्या होते हैं, सदन होते हैं। एक उच्च सदन या एक होता है क्या, निम्न सदन। तो हम लोग देखते हैं कि जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है। यहां पे इसका सभापति सम्मुख बैठता है और बाकी सदस्यगण इस प्रकार से यहां पर बैठे होते हैं। ये होता है उच्च सदन, जिसको हम लोग राज्यसभा कहते हैं। निम्न सदन के रूप में लोकसभा जानी जाती है। तो यहां पे लोकसभा का कौन होता है, अध्यक्ष होता है। और यहां पे उच्च सदन में कौन होता है, सभापति होता है। ठीक है। और यहां पे अध्यक्ष जो सम्मुख की ओर बैठा होता है और बाकी सामने की ओर सदस्यगण बैठे होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो लोकसभा कोई एक क्षेत्र में तो विद्यमान है नहीं। भारत में जो लोकसभा आपको मिलेगी वो महाराष्ट्र में भी मिलेगी, वो कर्नाटका में भी मिलेगी और पूर्वोत्तर भारत में भी आपको देखने को मिलेगी, अर्थात पूरे भारत में आपको मिलेगी। तो अलग अलग जगह से जो सदस्यगण होते चुन करके आते, या तो उच्च सदन में या निम्न सदन में। तो वो सभा को क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। तो किस भाषा में करेंगे? तो हम लोग कहेंगे सदन को संबोधित करना। अब संबोधित कौन करेगा? तो हम लोग कहेंगे सदस्य के द्वारा। जो सदस्यगण होगा वो सदन को संबोधित करेगा। तो संबोधित करने के लिए किस भाषा का प्रयोग करेगा? वो या तो हिंदी का प्रयोग करे, पहली शर्त, या अंग्रेजी का प्रयोग करें, दूसरी शर्त। अगर उसको दोनों भाषा में संबोधित नहीं करना है, अपनी मातृभाषा में संबोधित करना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय से, ठीक है ना, और सभापति महोदय से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो हम लोग कहेंगे कि अनुच्छेद 120 में ये वर्णन मिलता है कि भारतीय जो संसद है, जिसमें उच्च सदन और निम्न सदन के जो सदस्यगण होते हैं, ये सदस्यगण जब भी सभा का आयोजन होता है और सभा को संबोधित करना चाहता है, तो वो सभा को संबोधित करने के लिए या तो हिंदी भाषा का उपयोग कर सकता है या अंग्रेजी भाषा का उपयोग कर सकता है। और यदि उसको किसी तीसरी भाषा का प्रयोग करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उच्च सदन में सभापति से अनुमति लेनी पड़ेगी, या फिर इस समय जो अध्यक्षता कर रहा होगा उनसे आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। और निम्न सदन में जो लोकसभा के जो अध्यक्ष साहब होंगे, अगर ये अध्यक्षता करे तो इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। इनकी अनुपस्थिति में जो भी अध्यक्षता कर रहे होंगे उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और आप अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकते हो। इसका जिक्र कहाँ मिलेगा? तो अनुच्छेद 120 में मिलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 210 की ओर जाते हैं। आर्टिकल 210 ये क्या कहता है कि कोई राज्य होता है। अब इस राज्य में विधानमंडल होता है,
किसी राज्य में दोहरी व्यवस्था होती है, किसी राज्य में एक ही व्यवस्था होती है। अब जो विधानमंडल होता है ये 2 सदनों से बना होता है, एक विधान परिषद और एक होता है क्या, विधान सभा। जैसी व्यवस्था यहाँ पे ऐसी व्यवस्था यहाँ पर भी होती है। यहाँ भी क्या होता है, प्रत्येक राज्य अपने यहाँ पे राज्य में जो विषय है उन विषयों को लेकर के कानून बनाते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये मीटिंग का आयोजन वर्ष भर में चलता रहता है, शीतकालीन सत्र में, ग्रीष्मकालीन सत्र में। तो यहाँ पर भी जो सदस्यगण होंगे, ये सदस्यगण क्या करेंगे, अपनी सभा को क्या करेंगे, संबोधित करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सभा को संबोधित करेंगे और सभा को संबोधित करने के लिए क्या करेंगे, भाषा का प्रयोग करेंगे। और भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो अपने यहाँ की जो भाषा होगी, राजकीय भाषा, उस राजकीय भाषा में विधानमंडल को अर्थात विधानमंडल के जो भी सदन होगा उसको संबोधित कर सकता है। और अन्य भाषा का अगर उसको प्रयोग करना है तो वो क्या कर सकता है, इनसे अनुमति लेकर के अन्य भाषा में भी क्या कर सकता है, अपने विधानमंडल को संबोधित कर सकता है। इसका जिक्र आपको आर्टिकल 210 में देखने को मिलेगा। आशा आप लोगों को अनुच्छेद 210 और 120 दोनों ही समझ में आ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ना चाहेंगे। अब हम लोग सीधे जाते भाग 17 की ओर। भाग 17 का अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो भाग 17 में आपको 4 अध्याय मिलेंगे। इसको हम लोग 4 अध्यायों में पढ़ेंगे। अध्याय कितने मिलेंगे इसमें, टोटल 4 अध्यायों में हम लोग इसका जिक्र करेंगे। ये 4 अध्याय कौन कौन से हैं, जरा एक एक को हम लोग समझते जाते हैं। अध्याय नंबर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ। अध्याय प्रथम कहता है कि इसमें आर्टिकल कौन कौन से मिलेंगे, तो हम लोग कहेंगे अनुच्छेद 343 1, 343 2 और 343 3। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 344, ठीक है। साथ में यहाँ पे हम लोग आएंगे तो यहाँ मिलेंगे आपको अनुच्छेद नंबर 345, अनुच्छेद नंबर 346 और अनुच्छेद नंबर क्या 347। भाग तृतीय में जाएंगे, अध्याय तृतीय में तो हम आपको मिलेगा यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 348 और यहाँ मिलेगा 349, 349। यहाँ जाएंगे तो आपको अनुच्छेद मिलेगा 350 और 351। ये टोटल हमारे क्या मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे। तो आपको 4 अध्यायों का जो जिक्र हमने यहाँ पे किया ये समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग एक एक के बारे में पृथक पृथक अध्ययन करेंगे, कौन कौन से आर्टिकल्स में और कौन से अध्यायों में क्या वर्णन आपको मिलेगा। आप सीधे सीधे याद रख सकते हो। यहाँ पे आपको याद रखना संघ के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे आपको याद रखना राज्य के बारे में। यहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके बारे में जिक्र करना है। और यहाँ पे विशेष जो निर्देश है उसके बारे में आपको जिक्र करना है, मिसलेनियस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एक एक भाग या एक एक अध्याय के बारे में लोग यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 343 के बारे में। यदि मैं अनुच्छेद 343 का जिक्र करता हूं तो इसको 3 भागों में हम लोग पढ़ते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। अब इन 3 भागों में क्या क्या वर्णन है जरा हम लोग देख लेते हैं। अध्याय नंबर प्रथम, इसमें आपको मिलेगा क्या, अनुच्छेद नंबर 343 1। इसमें वर्णन मिलता है भारत की
राजभाषा, भारत की राजभाषा क्या होगी? हिंदी। ठीक है, भारत की राजभाषा क्या रहेगी? हिंदी रहेगी। और साथ में भारत की राजभाषा के संदर्भ में जो लिपि होगी वो लिपि होगी देवनागरी। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। भारत की राजभाषा क्या रहेगी? हिंदी। और भारत की राजभाषा की जो लिपि होगी वो लिपि कौन सी होगी? तो आपका होगी देवनागरी। ठीक है, ये आपको आर्टिकल 343(1) में मिलेगा। अब अनुच्छेद 343 जो 2 है ये क्या कहता है? अनुच्छेद 343(2) ये कहता है हिंदी को राजभाषा के रूप में 26 जनवरी 1950 से लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, कब से लागू नहीं किया जा सकता? तो हम लोग कहेंगे 26 जनवरी 1950 से हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। इसका जिक्र आपको कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद 343 सेकंड में मिलेगा। और उसके बाद में फिर कब लागू किया जाएगा? तो इसमें यही वर्णन किया गया है कि 15 वर्षों के बाद। हिंदी को राजभाषा के रूप में किया जाएगा। ठीक है ना, ये बात भी आपको याद रखना है। पुनः देखिएगा, अनुच्छेद 343 सेकंड क्या कहता है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारत का संविधान लागू होता है उस दिन से लागू करने में हम लोग अक्षम हैं। अतः इस समय लागू ना करके हम लोग 15 वर्ष के बाद में हम हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या करेंगे? लागू करेंगे। इसका जिक्र कहाँ मिलेगा? तो आर्टिकल 343 सेकंड में मिलेगा। फिर आते हम लोग अनुच्छेद 343(3) में। अनुच्छेद 343(3) क्या कहता है? हम 343(3) की हम लोग बात करते हैं तो इसमें ये कहा गया अंग्रेजी को 1965 के बाद भी प्रयोग में लाया जा सकेगा। और किस रूप में? तो हम लोग कहेंगे सह राजभाषा के रूप में। किसके रूप में? सह राजभाषा के रूप में। तो आपको ये याद रखना है, अनुच्छेद 343(3) क्या कहता है? संघ सरकार को यह शक्ति मिल गई थी कि 1965 के बाद में अंग्रेजी का समापन होना था, क्योंकि इस दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू करना था। तो दक्षिण के लोग यहाँ पर दुखी हो गए, और दुखी हो गए तो उन्होंने कहा अब हम आपको वोट नहीं देंगे। तो सरकार ने सोचा, तात्कालिक सरकार ने, कि हमारी तो सरकार गिर जाएगी। तो उन लोगों को, कुछ लोगों को मनाने के लिए यह फैसला लिया गया कि 1965 से कि अंग्रेजी जो होगी उसको सह राजभाषा के रूप में जो पूर्व में उपयोग किया जाता था उसी प्रकार से आज भी इसका उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार से आर्टिकल 343 दो चीज़ों का जिक्र आपको देखने को मिलेगा, राजभाषा का और एक क्या आपको सह राजभाषा का। आशा यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अध्याय
जो प्रथम का आर्टिकल 344 है, अनुच्छेद 344 की हम लोग बात करते हैं। इसमें राजभाषा संबंधी आयोग या समिति की हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राजभाषा संबंधी आयोग और समिति की बात करते हैं। ये कौन बनाएगा? तो हम लोग कहेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, केंद्रीय सरकार होगी, वो केंद्रीय सरकार राजभाषा के संबंध में आयोग बना सकती है और राजभाषा के संबंध में समिति का गठन कर सकती है। इसका जिक्र आपको कहाँ मिलेगा? तो हम लोग कहेंगे अनुच्छेद 344 है, इसमें राजभाषा आयोग और राजभाषा संबंधी समिति का जिक्र आपको मिलेगा। अब जब भारत में भाषा को लेकर के विवाद चल रहा था, तात्कालिक समय में नेहरू जी की सरकार थी, उन्होंने कहा क्यों ना हम लोग एक आयोग का गठन करते हैं जो हम लोगों को ये सिफारिश प्रस्तुत करे कि भारत में किस भाषा को किस रूप में और कैसे लागू किया जाए, और जब भारतीय जनमानस का कहना क्या है, वो क्या चाहती है। तो एक आयोग का गठन किया गया और आयोग का जो नाम था बीजी खेर आयोग था। तो राजभाषा संबंधी प्रथम आयोग कौन सा था पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है बीजी खेर आयोग। और यदि बीजी खेर आयोग की हम लोग बात करते हैं तो बीजी खेर आयोग, जिसको हम लोग बाल गंगाधर खेर कहते हैं, बाल गंगाधर खेर के रूप में हम लोग जानते हैं, इस आयोग का गठन किया जाता है। और बाल गंगाधर खेर आयोग का गठन कब किया जाता है, यह भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है बाल गंगाधर खेर आयोग का गठन 7 जून 1955 की बात है। 7 जून 1955 7 जून 1955 में इसका गठन किया गया और इसने अपनी जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट का प्रस्तुत की। तो 1956 की बात है, 31 जुलाई 1956 को, कब की बात है बच्चों? 31 जुलाई 1956 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस आयोग में जो रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट हिंदी के पक्ष में थी। और हिंदी के पक्ष में जब रिपोर्ट आई तो तात्कालिक जो लोग थे वो तिलमिला गए, क्योंकि सरकार में दक्षिण के लोग भी थे या फिर अन्य प्रांत के लोग भी थे। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि भाई हिंदी तो कल से राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में लागू हो सकती है। तो उनने सोचा कि अब उन्होंने जाकर के सरकार के समक्ष जो भी बयान प्रस्तुत किए होंगे, तो सरकार को लगा कि यार ये लोग तो खपा है, इनको मनाना जरूरी नहीं तो सरकार गिर सकती है। तो फिर कुछ नया सोचा गया, नया प्लानिंग हुई, एक समिति का गठन किया गया। समिति का नाम था जीबी पंत समिति। क्या नाम था? जीबी पंत समिति। तो हम लोग कहेंगे प्रथम समिति। तो कौन सी समिति? तो हम लोग कहेंगे जीबी पंत समिति। और जो जीबी पंत समिति थी, इसका पूरा नाम है गोविंद बल्लभ पंत समिति। क्या नाम था? गोविंद बल्लभ पंत समिति। गोविंद बल्लभ पंत समिति का हम लोग जिक्र करते हैं तो इसका जो गठन था, गठन 16 नवंबर 1957 को हुआ। कब गठन हुआ इसका? 16 नवंबर 1957 को इसका गठन किया गया।
और जब गठन किया गया तो इसमें जो सदस्य लोग थे, इन्होंने 8 फरवरी 1959 की बात है, 8 फरवरी 1959 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, ये जो रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट में ये कहा गया कि हाँ ठीक है भैया, हिंदी भारत की राजभाषा होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी में क्या बुराई है। तो इसने हिंदी की बुराई तो नहीं की, लेकिन अंग्रेजी की बुराई नहीं की और अंग्रेजी का थोड़ा सा पक्ष ले लिया। तो ये जो रिपोर्ट थी, ये दोनों के पक्ष में थी, हिंदी प्लस अंग्रेजी। और सरकार भी यही चाहती थी कि ऐसी रिपोर्ट आए जिसमें दोनों का मेल जोल हो, ऐसा नहीं हो कि एक पक्षी हो। उन्होंने सोचा कि मिश्रित पक्षी रिपोर्ट आना चाहिए और ऐसा ही हुआ। और ऐसा ही हुआ तो सरकार ने आनन फानन में इस रिपोर्ट की सिफारिशों को मान लिया। सरकार ने रिपोर्ट जो आई थी, कौन सी, गोविंद वल्लभ पंत समिति की जो रिपोर्ट थी, और ये रिपोर्ट की बदौलत भारत में हिंदी का बंटाढार हुआ। आज आप लोग जो इतने परेशान हो भाषा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, आज की युवा पीढ़ी शिक्षा को बोझ समझती है, शिक्षा में दिलचस्पी नहीं लेती है, उससे ऊब जाती है। और शिक्षक लोग भी पढ़ाने की बजाय सोचते हैं कि कब बच्चे छुट्टी मारे और हम भी क्या करें, घर पे जाके आराम करें। तो आज की जो शिक्षा व्यवस्था वो इस प्रकार की है कि बच्चा कॉलेज जाने से कतराता है और प्रोफेसर 80,000 90,000 की तनख्वाह पाकर के सोचता है कि बच्चा कॉलेज ना आए, हम फ्री की तनख्वाह पालें। ऐसी भारत में व्यवस्था उत्पन्न हो गई है। बच्चा कॉलेज जाना नहीं चाहता और प्रोफेसर बुलाना नहीं चाहते। इस व्यवस्था से हम लोग देखते हैं कि भारत किस दिशा की ओर आगे जा रहा है और हम लोग चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। कैसे बनेगा, जब बच्चा विद्यालय नहीं जाएगा, कॉलेज नहीं जाएगा। और जो सीसी व्यवस्था जो भारत में लागू की गई थी भारतीय शैक्षिक पद्धति में, उसका तो पूरा का पूरा बंटाढार कर दिया। उसके उद्देश्यों को ना तो जो सीसी करवाता है उस प्रोफेसर को ना तो उसके मूल उद्देश्य पता है, और जो टीचर सीसी करवाते हैं बच्चों के लिए उसके जो मूल उद्देश्य थे, जिस उद्देश्य को लेकर के जो सीसी व्यवस्था थी, सतत व्यापक मूल्यांकन व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को ही खत्म कर दिया गया। वो सिर्फ एक उसको आजकल एक अंक प्राप्त करने के लिए और अंक सृजित करने के लिए ये जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बच्चों के ऊपर थोप दिया गया और बच्चे सोचते हैं कि हाँ इससे अंक प्राप्त होते, बाकी उसमें क्रिएटिविटी कुछ नहीं दर्शाते। कुछ है 1-2% लोग अच्छा कार्य भी करते हैं, हम उन लोगों की अवहेलना भी नहीं करते, लेकिन मैं जो वास्तविकता है उससे आप लोगों को रूबरू करवा रहा हूँ। इस रिपोर्ट की बदौलत भारत में जो सरकार थी, सरकार ने हिंदी का पक्ष भी लिया और किसका पक्ष भी लिया, अंग्रेजी का पक्ष भी लिया। फिर बाद में हम लोग बात करते हैं, राजभाषा अधिनियम लाया गया। 1963 की बात है, 1963 में राजभाषा अधिनियम, ठीक है। प्रथम राजभाषा अधिनियम जिसको कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। यह क्या था अपना भारत का प्रथम राजभाषा अधिनियम। प्रथम राजभाषा अधिनियम जिसमें 1967 में पुनः क्या होता है, इसमें संशोधन होता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। जो 1967 में पुनः संशोधन होता है, तात्कालिक समय में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। जब पहली बार प्रस्तुत होता है तो तात्कालिक समय में जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनके द्वारा प्रथम राजभाषा अधिनियम को प्रस्तुत किया जाता है। इसी बीच में कड़ी ये थी कि 1965 में 26 जून 1965 की बात है, 26 जून 1965 को राजभाषा के रूप में
हिंदी को लागू किया गया। ठीक है, याद रखना आप लोगों को 26 जून 1965 की बात है। 26 जून 1965 को राजभाषा के रूप में हिंदी को क्या किया गया, लागू किया गया। अब जो राजभाषा अधिनियम बना, इस राजभाषा अधिनियम में क्या विशेष था, इसमें टोटल धाराओं की हम लोग बात करते हैं, धाराएं कितनी है, तो इसमें 12 धाराओं का या 12 धाराओं का यहाँ पर जिक्र किया गया। सॉरी, 12 बाद में आती है, आरंभ में 9 धारा रहती है ना, इसमें 9 धाराओं का जिक्र किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। साथ में 1965 से 1965 से 1965 से भारत में 2 भाषा की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब भारत में 2 भाषाओं का उपयोग करने वाले या प्रयोग करने वाले लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एक मिलेगा हिंदी पक्ष वाला और एक मिलेगा अंग्रेजी पक्ष वाला। एक मिलेंगे हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी और एक मिलेंगे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यार्थी। ये स्थिति उत्पन्न हुई थी 1965 की बात है, द्विभाषा स्थिति। तो प्रश्न आता परीक्षा में, भारत में द्विभाषा स्थिति कब से उत्पन्न हुई थी, तो 1965 से उत्पन्न हुई थी। थोड़ी बहुत जो कसर थी वो इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1967 में कंप्लीट कर दी गई। 1967 की बात है, इस समय इंदिरा जी ने एक विशेष प्रावधान कर दिया। वो प्रावधान ये कर दिया, यदि भारत से अंग्रेजी को समाप्त करना है, अंग्रेजी को क्या करना है, समाप्त करना है, तो इसके लिए प्रत्येक राज्य के द्वारा संकल्प पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा प्रावधान था। और आप लोग जानते ही होंगे कि भारत में अगर अंग्रेजी को समाप्त करना है तो उसके लिए 1967 की बात है, इस समय इंदिरा जी ने एक प्रावधान ये किया कि संपूर्ण भारत में जितने भी राज्य होंगे, तात्कालिक समय में जब आप लोग अंग्रेजी को समाप्त करना चाहते हो, तो प्रत्येक राज्य का जो विधानमंडल होगा, वो विधानमंडल सर्वसम्मति के साथ में क्या करेगा, एक संकल्प पत्र प्रस्तुत करेगा कि आज से हम लोग क्या करते, अंग्रेजी का त्याग करते, तब जाके अंग्रेजी भारत से क्या होगी, समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। ऐसा प्रावधान 1967 में श्रीमती इंदिरा गांधी, जो तात्कालिक समय में क्या थी, भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, उनके द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया। और तब से लेके आज तक आप लोग देखते हो कि अब ना तो कोई सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है, ना कोई करना चाहती। क्या कारण है, जो भी सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी उसका दक्षिण राज्यों से क्या होगा, पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण राज्य नहीं चाहते कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या हो, हिंदी हो, और अंग्रेजी को समाप्त किया जाए। और ऐसे कई राज्य के लोग नहीं चाहते कि हिंदी को बढ़ावा मिले और अंग्रेजी को बढ़ावा ना मिले। अब भारत में अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न हो गई है, बच्चे भी भ्रमित है और साथ में भारतीय जनता भी इस संदर्भ में क्या भ्रमित है, और सरकार बचना चाहती है, जबकि ये बहुत बड़ा मुद्दा भारत के समक्ष और भारत की सरकार के समक्ष है। क्योंकि आप लोग देखते हो कि रशिया, उसकी अपनी एक क्या है, राष्ट्रभाषा है, जापान अपनी राष्ट्रभाषा के साथ में कार्य करता है, चाइना अपनी राष्ट्रभाषा के साथ में कार्य करता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपनी राष्ट्रभाषा के साथ में कार्य करता है।
संसार के जितने भी विकसित राष्ट्रों के आप लोग देखोगे, जहां पे भारत के लोग पढ़ने के लिए जाते, वो अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा में क्या करते, शैक्षणिक कार्य करते, और जो भी कार्य होते वो अपनी राष्ट्रभाषा में संपन्न करते। भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के बावजूद, हम लोग इतनी जनसंख्या होने के बावजूद, सभी सेक्टर में हम लोग निपुण होने के बावजूद, हम अपने एक राष्ट्रभाषा के लिए तरस रहे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है भारत के समक्ष और हमारे समक्ष, भारत सरकार के समक्ष। तो इस संदर्भ में आपको भी सोचना चाहिए, भारत सरकार को भी सोचना चाहिए, हमारे भारत की एक राष्ट्रभाषा हो, उस राष्ट्रभाषा में शैक्षणिक कार्य हो, बच्चा उसी भाषा में शिक्षा प्राप्त करे जो बचपन से अपने माता पिता, अपने आसपास के परवरिश या परिवेश में वो सीखता है। उस भाषा में जब शिक्षा प्राप्त करेगा तो उसका मन जो होगा वो उबेगा नहीं। जो बच्चे आज कॉलेज नहीं जाते वो कॉलेज भी जाएंगे, और जो बच्चा पढ़ने से डरता है और भागता है वो डर करके भागेगा नहीं, उसको अपना इंटरेस्ट बनाएगा, उसको अपना उद्देश्य बनाएगा, और विश्व के लोग भारत में पढ़ने के लिए आएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब भारत सरकार इसके लिए कोई ना कोई एक विशेष प्रावधान कर देगी, तब होगा, अन्यथा ये संभव नहीं है। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां भी कसर अभी कंप्लीट नहीं हुई बेटा। अभी इंदिरा जी और शासन करती भारत में। भारत में फिर बाद में क्या होता है, राजभाषा नियम बनाया जाता है। राजभाषा नियम, और राजभाषा जो नियम बनाया जाता है, कब बनाया जाता है तो आपको याद रखना 1976 की बात है, 1976 की बात है। 1976 के साथ में इसमें क्या होता है, 1987 में जब राजीव गांधी जी की सरकार आती है, उस समय इसमें क्या होता है, पुनः संशोधन होता है, और इसमें टोटल 12 नियमों का जिक्र किया जाता है। कितने नियम? 12 नियम। और 1976 में राजभाषा नियम बनता है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखना आप लोगों को, 1968 की बात है, 1968 की, जो आपको बतलाना भूल गया था। भारत में त्रिभाषा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? त्रिभाषा। अब ये त्रिभाषा कौन कौन सी थी भैया? एक थी राजभाषा, और एक थी सह राजभाषा, और एक थी क्षेत्रीय भाषा, जिनको हम लोग राजकीय भाषा कह सकते हैं। ठीक है। अब राजभाषा के रूप में प्रचलन बढ़ा किसका? हिंदी का। सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ा, और क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में अपने अपने राष्ट्र, अपने अपने प्रांत की, अपने अपने क्षेत्र की भाषाओं का प्रचलन बढ़ा। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, है ना, तमिल में जाएंगे तमिली, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ऐसे अनगिनत आपको भाषा आपको मिल जाएगी। ये त्रिभाषा की स्थिति 1968 में आरंभ हो गई थी। 1976 में राजभाषा नियम का प्रावधान किया गया, जिसमें पुनः 1987 में संशोधन किए गए, और टोटल 12 नियम राजभाषा के संदर्भ में बतलाए गए। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को जो पहला भाग था अध्याय नंबर प्रथम आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो हम लोग कालखंड अध्याय द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 8वीं अनुसूची, उसके संदर्भ में आप लोगों से हम लोग कल पुनः इसी समय हम लोग क्या करेंगे, प्रस्तुत होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।